नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र से बेहद दुखद खबर सामने आई है। बारामती में आज सुबह एक प्राइवेट चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे। हादसा लैंडिंग के दौरान हुआ और विमान पूरी तरह से जल गया। अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये तकनीकी खराबी थी या क्रैश लैंडिंग में कोई चूक हुई है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जनता के बीच जुड़े नेता थे, जिनका प्रशासनिक समझ और गरीब जो है पिछड़ा वर्ग को सशक्त बनाने का जुनून काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत दुखद है और चौंकाने वाला है। पीएम मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बारामती हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और पूरा विमान जो है वो जल गया। अजीत पवार के जाने से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। उनके कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो बेहद गम में डूबे हुए नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बारामती प्लेन क्रैश में अजीत पवार का निधन, विमान में सवार अन्य 4 लोगों की भी मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 3 दिनों का राजकीय शोक है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जांच की मांग की है। महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वपूर्ण योगदान ते देत होते। अशा काळामध्ये त्यांचं निघून जाणं हे अविश्वसनीय आहे, मनाला चटका लावणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये आज शासकीय सुट्टी आम्ही घोषित केलेली आहे आणि त्यासोबत 3 दिवसाचा दुखोटा देखील जाहीर करण्यात आलेला आहे आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल। अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। मुझे लगता है कि भगवान जो ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से ऐसी घटना घटी है जो प्लेन क्रैश हुआ है बारामती के समीप। आज भी अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। अजीत पवार जी इससे महाराष्ट्र के ही नहीं देश के बड़े नेताओं में उनको शामिल किया जाता था। उनकी ज़मीन से जुड़े रहने की उनकी सोच और गरीबों के कल्याण की सोच रखने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। उनसे बहुत दुख हुआ है, इस तरह से अचानक चले जाना। अभी इतनी बड़ी विजय हुई थी विधानसभा निकाय चुनाव में, ये बहुत पीड़ादायक है। एनडीए के एक बहुत ही सबल स्तंभ बन गए थे। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले।
जी बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद विधायक रहे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने टीवी में देखा है और मीडिया में पढ़ा है कि अजीत पवार जी नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। आज महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत ही शोक का समाचार कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजीत पवार जी एक विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए, जिन्हें पूरा देश और महाराष्ट्र दादा के नाम से जानता था, जिनका अद्भुत राजनीतिक जीवन था। 18 साल की उम्र से शक्कर की राजनीति में आके 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। अजीत पवार जी का निधन हो गया। हम सबकी गहन संवेदनाएं उनके परिवार के साथ, उनकी आत्मा को शांति मिले और वैश्विक शक्तियां इस अत्यंत दुखद परिस्थिति में उनके परिजनों को इस दुख का सामना करने की शक्ति मिले। छत्तीसगढ़ में 3 जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट के ईमेल के जरिए ये धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं सूचना के बाद कोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बम निरोधक दस्ते की मदद से जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। न्यायालय परिसर में हर संदिग्ध वस्तुओं की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रायपुर बिलासपुर कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर न्यायालय के ईमेल में ये धमकी मिली थी। तो ये 3 तस्वीरें हैं 3 जिलों के कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। और इससे पहले भी आपको बता दें 26 जनवरी से पहले इस तरह की धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं। ईमेल के जरिए ये धमकियां आई थी। उसके बाद से ही प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। लगातार समय समय पर चेकिंग अभियान चलाया जाता है। तो एक बार फिर से ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की ये धमकी मिली थी, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला न्यायालय राजनांदगांव में बम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपियों द्वारा मेल किया गया था। उस मेल में जानकारी मिलने पर इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद आदरणीय एसपी मैडम के मार्गदर्शन में बीडीएस टीम तत्काल भेजा गया और जितने भी न्यायालय परिसर है और न्यायालय के अलग अलग कक्ष हैं उसमें बारीकी से अलग अलग जो उपस्थित लोगों को निकाल करके उसमें बीडीएस टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की कार्रवाई की गई। न्यायालय परिसर में कुछ विस्फोटक रखे जाने का खबर है और ये जिस प्रकार से राजनांदगांव के न्यायालय में आया था उसी प्रकार का ईमेल आया हुआ है। जिला न्यायालय के ऑफिशियल ईमेल अकाउंट पे एक धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें कोर्ट में बम होने की सूचना थी। सूचना जब न्यायालय में आई तो तत्काल उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमारे पास जानकारी मिलते ही साथ हम लोगों ने पूरे कोर्ट परिसर को कॉर्डन ऑफ किया था। जो लोग कोर्ट परिसर में थे उनको भी बाहर निकाल करके पूरे कोर्ट परिसर का बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसे प्रॉपर चेक करा लिया गया है। हम लोग प्रॉपर साइबर एनालिसिस करके प्रयास करेंगे कि कहाँ से ईमेल आया था, सोर्स की जानकारी मिल जाए और जो भी जिसने भी ऐसा ईमेल भेजा है उसको भी पकड़ सके। इंदौर से बड़ी खबर है। 44 किलो चांदी बरामद। स्कूटी की डिग्गी में मिला है ये चांदी।
गिरफ्त में 2 चांदी तस्कर 1 करोड़ 50 लाख की चांदी बरामद हुई है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। तो बता दें, इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंदौर से गिरफ्त में 2 चांदी तस्कर आए हैं। 1 करोड़ 50 लाख की चांदी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर, मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है और 1 करोड़ 50 लाख की चांदी बरामद की गई है। 2 तस्कर भी गिरफ्त में है। 46 किलो वजन बताया जा रहा है चांदी का। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। महेश, यहाँ पर स्कूटी की डिग्गी में 46 किलो चांदी बरामद की गई है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? कहाँ से आए इन लोगों के पास ये चांदी? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक हैं, संदिग्ध युवक हैं, और वो किसी कीमती चीज को बेचने की फिराक में इंदौर में घूम रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस को एक गाड़ी का नंबर मिला था, 2 पहिया वाहन का। उस नंबर को पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी फुटेज से उसको सर्च करना शुरू किया, तो इनकी लोकेशन जो है, पुलिस को ये गाड़ी जो है अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में नजर आई। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में भी ज्वेलरी की कई शॉप्स हैं, तो ये सराफा बाजार में जाके चांदी बेचने की कोशिश कर रहे थे। 40 किलो चांदी लेके आए थे और जिसकी अभी वर्तमान में कीमत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसके आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करके इन 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि क्या ये चोरी की चांदी थी या ये कहीं से तस्करी करके लाए थे, ये किस तरीके से इनके पास पहुंची। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़कर हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी कर ली और 40 किलो चांदी, जो कि 1.5 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही है, उसे जब्त किया गया है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 1 करोड़ 50 लाख की यहाँ पर चांदी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस कमेटी के गठन के बाद अब सभी की निगाहें महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं। दिल्ली में हाईकमान ने दावेदारों के इंटरव्यू ले लिए हैं और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जल्द नाम घोषित होने के संकेत भी दे दिए हैं। फिलहाल जो 2 प्रबल दावेदार हैं, उनमें से एक भूपेश गुट से है तो दूसरी दावेदार सिंहदेव के गुट से है। इनमें से कौन बनेगी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी से फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। 10 दिन पहले एआईसीसी ने दिल्ली में 5 वरिष्ठ महिला नेताओं के इंटरव्यू लिए, जिनमें छन्नी साहू, संगीता सिन्हा, लक्ष्मी ध्रुव, ममता चंद्राकर, तुलिका कर्मा शामिल है। इनका हुआ इंटरव्यू। छन्नी साहू, संगीता सिन्हा, लक्ष्मी ध्रुव, ममता चंद्राकर, तुलिका कर्मा। दिल्ली में साक्षात्कार के बाद सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में छन्नी साहू और संगीता सिन्हा के नाम सामने आए, क्योंकि दोनों ही पहले से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की टीम का हिस्सा हैं। एक और जहां संगीता सिन्हा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खेमे का माना जाता है, तो दूसरी ओर छन्नी साहू को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव खेमे का माना जाता है। इधर महिला कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी तो उस समय तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले इंटरव्यू हुआ है और हाँ, प्रक्रिया में है और मुझे लगता है जल्द आ जाए तो बेहतर है। हम लोग तो चाह रहे हैं जल्द आ जाए। इधर महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सोनिया कांग्रेस अलग है, राहुल कांग्रेस अलग है, प्रियंका कांग्रेस अलग है और खड़गे की कांग्रेस अलग है। सवाल ये है कि नई अध्यक्ष कौन सी कांग्रेस में काम करेगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि सोनिया कांग्रेस अलग है, राहुल कांग्रेस अलग है, प्रियंका कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है। अब कौन सी कांग्रेस किस काम को करेगी, पहले तो ये तय कर दे, उसके बाद में 28 साल बाद महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में 5 वरिष्ठ महिला नेताओं के इंटरव्यू लिए गए। हालांकि सभी ने अपने आप को मजबूत दावेदार के रूप में पेश किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि मुकाबला मुख्य रूप से 2 नामों के बीच है। अब निगाहें कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी है। INH 24/7 के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन की रिपोर्ट। इधर रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मुजगहन थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की गई। तो
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराध नहीं रुके तो आने वाले समय में गृह मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। तो पुलिस के खिलाफ जमकर यहां पर नारेबाजी की गई और बढ़ते अपराध को लेकर के ये नारेबाजी की गई। राजधानी रायपुर में हो रही लगातार चाकूबाजी की घटनाएं और आपराधिक घटनाओं को लेकर के कांग्रेस लगातार थानों का घेराव कर रही। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मुजगन थाने की हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटना के बाद तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर थाने का घेराव करने पहुंचे हुए। कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। जिला अध्यक्ष श्री कुमार मीना ने लगातार आप लोग थानों का घेराव कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, लगातार मुजगान थाने के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, चाहे कौशल्या विहार का मामला हो, चाहे मुजगान गांव का मामला हो, हर जगह से शिकायत आ रही थी कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में, पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में, थाने के संरक्षण में यह अवैध शराब बिक रही है, अवैध सट्टा चल रहा है, अवैध धंधे चल रहे हैं, नशे के कारोबार हो रहे हैं। इन तमाम चीजों के अलावा चाकूबाजी की घटना हो रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, थाना सोया हुआ है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन को जगाने के लिए, थाने को जगाने के लिए, थाना के कर्मचारियों को जगाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और पूरे शहर के अंदर, पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस अभियान को चला रही है कि जो भी थाना के अंतर्गत ऐसी संगीन वारदातें होंगी, चाकूबाजी की, बलात्कार की या अन्य प्रकार की संगीन वारदातें होंगी, वहां पर हम जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, थाने के लोगों को जगाएंगे, ग्रामवासियों के साथ मिलकर, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्या लग रहा है लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, दुखद बात यह है कि जिस छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शांति का टापू माना जाता था, आज वो अपराधगढ़ बन गया है और रायपुर चाकूपुर बन गया है। आपको बता दूं, ठीक थाना क्षेत्र से कुछ समीप एक गांव है कांदुल, 26 जनवरी को वहां मड़ई होती थी, वहां 2 चाकूबाजी की घटनाएं हुई। अपराधी नशे के हालत में उन्होंने चाकूबाजी की और 12 घंटे के बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहीं न कहीं थाने के संरक्षण में इस अपराध को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। आज हमारे दोनों जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में हम लोग थाना मुजगान आए हैं। हमने अधिकारियों से आग्रह किया है कि इस थाने के बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ से 200 मीटर दूर गांव है मुजगाहन, वहां के सरपंच ने अभी एसीपी को बताया कि यहाँ अवैध शराब बिक रही है, अवैध सट्टे का कारोबार चल रहा है। आखिर कब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पे, अवैध नशे की कारोबार पे, अवैध सट्टे पर नियंत्रण का पाएगी? ये सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था में फेल रही है और आज उसी का विरोध करने हम मुजगान थाने आए थे। क्या लगता है हमेशा ही जब भी किसी भी घटना हो रही है उन थानों में आप जा रहे हैं और क्या ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे? बिल्कुल, चाहे रायपुर शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, आपको देखने को मिल रहा है कि लगातार पुलिस जो है, पुलिस के संरक्षण में अवैध धंधे हो रहे हैं, सूखे नशा की व्यापार हो रहा है, जिसके वजह से नशाखोरी हो रही है, अवैध शराब की बिक्री हो, इसके कारण अपराधी अपराध करते ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आज हम लोग यहाँ मुजगान थाने आ रहे हैं, यहाँ के सरपंच बता रहा है कि यहाँ कुछ ही दूर में सट्टे लाइन लगाकर सट्टा लिख रहा है, तो और सट्टे के कारण जो चोरी चमारी बढ़ रही है, चोरी बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार जो है हर थानों में ये शिकायत आ रही है सूखे नशे का, और सभी थानों में हम पूरे लगभग सभी थानों में जा चुके हैं अभी तक। अब हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया तो हम गृह मंत्री के बंगले का घेराव पूरा रायपुर जिले के कांग्रेस और आम जनता के साथ करने वाले हैं। राजधानी में जिस क्षेत्र में भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और हाल ही में जिस प्रकार से मुजगन इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई, इसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी का पूरा प्रतिनिधिमंडल आज थाने का घेराव किया गया है। सभी लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर इसके बाद भी आपराधिक घटनाएं राजधानी में होती है तो आने वाले समय में जिला कांग्रेस के द्वारा गृह मंत्री का जो बंगले का घेराव जो है वो किया जाएगा और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मोहम्मद सैन, अनिश 24/7। जिवाजी विश्वविद्यालय की लापरवाही से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। डिग्री और मार्कशीट नहीं मिलने से परेशान छात्रों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। विश्वविद्यालय प्रशासन अवकाश के दिन स्टाफ को बुलाकर डिग्री और मार्कशीट से जुड़े कार्य करवा रहा है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में 12,000 छात्रों की डिग्री और मार्कशीट लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि इनमें से कुछ मामलों का निपटारा कर दिया गया है, लेकिन अब भी लगभग 5,000 छात्रों की डिग्री और मार्कशीट अटकी हुई है। वहीं छात्र नौकरी, उच्च शिक्षा और कागजात सत्यापन जैसे अहम कार्यों में लगातार परेशान हो रहे हैं। छात्रों की मांग है कि विशेष शिविर लगा करके सभी पेंडिंग डिग्री और मार्कशीट का जल्द निपटारा किया जाए। मेरी वाइफ के नाम से डिग्री है, बुलबुल भदौरिया के नाम से। मैंने करीबन 1.5-2 महीने पहले अप्लाई कर दिया था डिग्री के लिए, लेकिन आज भी डिग्री घर नहीं पहुंची है। मैं 2-3 बार आ चुका हूं, लेकिन कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा है।
आज मैं फिर आया हूँ, देखो अभी क्या होता है, बताते हैं ये क्या करते हैं। अभी भी डिग्री नहीं पहुंची है। डिग्रियों के वितरण का लगातार काम चल रहा है। माननीय कुलगुरु और कुलसचिव महोदय ने सभी को निर्देश दिए हैं, अवकाश के दिनों में बुलाए जा रहे हैं और सख्त निर्देश दिए हैं कि जो अगर किसी तरह की लापरवाही बरतेगी तो कर्मचारी की वेतन से कटौती की जाएगी। और डिग्रियों का पहले बहुत ज़्यादा पेंडेंसी थी, अब मेरी समझ से कम 3-3.5 हज़ार की डिग्रियाँ जो पेंडेंसी है वो रह गई है। तो आधा दिन पूरी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।